और एग्जांपल्स के साथ हम चलते हैं। अब देखो आप, पहला क्वेश्चन लेते हैं एसिड बेस स्ट्रेंथ का। मैं अटेंडम क्वेश्चन कराऊंगा आपको। HCl एंड HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है। आपको इन दोनों की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। उसके बिना काम नहीं चलना है। तो बच्चों देखो, कुछ सिमिलरिटी बन रही है या नहीं बन रही है, पहले तो आप ये देखो कि हाँ जी इसमें कुछ सिमिलरिटी है। आंसर है कि एटम्स आर नॉट सेम। एटम्स आर नॉट सेम, एटम्स सेम नहीं है। तो फिर क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा वो चार्ज डेंसिटी पर ये क्वेश्चन बेस्ड हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी से क्वेश्चन होगा। तो HCl ले लो, H प्लस Cl माइनस बना दो। और अब यहां पर देखो, चार्ज इस पर -1 है। HCOOH ले लो, H प्लस HOO माइनस बना दो। इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख लो। और यहां पर इस पर भी जो चार्ज है वो -1 है। अब जरा ध्यान करो बच्चों कि किस तरीके से आपको आगे लेकर के चलना है। साइज देखो, इसका साइज और इसका साइज, तो ये बिग साइज का है और ये स्मॉल साइज का है। तो बिग साइज का है तो यहां पर लेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। और यहां पर बच्चों इस पर देखो, कोई रेजोनेंस मत लगाना। बच्चे के दिमाग में बार बार फिट कर देते हैं रेजोनेंस रेजोनेंस रेजोनेंस। अरे क्यों लगाओगे रेजोनेंस भाई, मत लगाना। तो यहां पर लेस चार्ज डेंसिटी है, यहां पर मोर चार्ज डेंसिटी है, ज्यादा चार्ज डेंसिटी है बच्चों। और अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो फिर इसकी स्टेबिलिटी कम। और अगर स्टेबिलिटी कम, तो कल ही मैंने पढ़ाया था कि अब इसकी एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो जो आंसर आता है वो आता है HCl की एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा है, HCOOH की एसिड स्ट्रेंथ कम है। ये आग पास आंसर आ जाता है एसिड स्ट्रेंथ का। मैंने आपको एक एसिड इनऑर्गेनिक लिया है, एक ऑर्गेनिक लिया है और उस बेस पर एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूं और आगे मैं 2 इनऑर्गेनिक एसिड लेता हूं। आप समझने की कोशिश करिए। मैं 2 क्या 2 से ज्यादा भी इनऑर्गेनिक एसिड में ले सकता हूं और उन्हें कोशिश करता हूं कि मैं आपको एक्सप्लेन करके दूं। यहां चलो, ये HCl लो है, ये
HClO2 है। इस क्वेश्चन पर ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत अच्छा है, क्लियर करेगा कॉन्सेप्ट को। HClO3 है और ये HClO4 है। आमतौर पे जो हम यूजुअली टीचर से पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये कोई रीजन, कोई लॉजिक नहीं होता है। अब बच्चों चलो इसे देखो, तो ये क्या बनाता है, ये H+ बनाता है और ClO- बनाता है। ये आसपास Cl है, यहां पर O- है। ये क्या बनाता है बच्चों, ये आसपास H+ बनाता है, ClO2- बनाता है। इसको जरा ध्यान कर लो, ये ClO- है और कहीं डबल बॉन्ड O है। अब इस पर चलो बच्चों, इसको देखो, तो ये H+ बनाता है और ClO3- बनाता है। चलिए इसे देखते हैं, ClO- डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। इसको चलो बच्चों, इसको देखते हैं, ये H+ ClO4- ये ClO- डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ बनता है। अब आप जरा देखो कि क्या यहां पर एटम सेम है? हाँ जी, एटम सेम है। यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, तो सेम एटम। अगर सेम एटम है, सेम एटम होने के केस में आप एंटाइटल्ड हो जाते हैं कि आप रेजोनेंस का इस्तेमाल करें। तो हम कहेंगे कि हम अप्लाई कर सकते हैं रेजोनेंस, तो अप्लाई रेजोनेंस। फिर हम रेजोनेंस को अप्लाई कर सकते हैं। और रूल्स जो बताता हूं बच्चों, कहीं भी हो रूल रूल होता है, ऐसा नहीं कि यहां लगेगा यहां नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आप देखो, यहां पर ClO है, इसमें देखो बच्चों ClO- है, डबल बॉन्ड O है। ऐसा भी हो सकता है कि Cl डबल बॉन्ड O हो और O- हो जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बच्चों ClO- है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है। इसमें ये हो सकता है कि ClO डबल बॉन्ड हो जाए, यहाँ पर O- हो जाए, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाए। यहाँ पर हो सकता है Cl डबल बॉन्ड O हो जाए, यहाँ पर O- की जगह पर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाए और यहाँ पर O- हो जाए, ऐसा हो सकता है। और इसकी कहानी देखो अगर आप, तो इसमें क्या होगा बच्चों कि Cl और O- हो जाए, यहाँ पर माइनस की जगह पर डबल बॉन्ड हो जाए, यहाँ पर O- हो जाए, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाए, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाए। अब आगे यहाँ पर Cl डबल बॉन्ड O हो जाए, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाता है, यहाँ पर O- हो जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाता है। अब इसके आगे यहाँ पर ये Cl डबल बॉन्ड O हो जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O- हो जाता है। तो बच्चों यहां पर एक चार्ज है, वो एक चार्ज 1 2 3 और 4 एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट है। यहां पर एक चार्ज है, ये 3 एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पर एक चार्ज है, वो 2 एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पर एक चार्ज है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप जब यहां से आगे इस डायरेक्शन में चलते हैं तो होता क्या है, इस कंडीशन में चलने पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन वो इंक्रीज हो जाती है।
और अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन या फिर कंजुगेट बेस इंक्रीज हो जाती है तो फिर एसिड स्ट्रेंथ उस केस में इंक्रीज हो जाती है। कल के लेक्चर को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो अब बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर ये है कि ClO से ज्यादा ClO2 से ज्यादा आपका HClO3 माइनस और इससे ज्यादा आपके पास HClO4, ये आपके पास एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। इस तरीके से आप एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, ये ऑर्डर आ गया। आई थिंक आपके दिमाग में आया होगा, समझ में तो जरूर आया होगा, जहां तक मेरा अपना ख्याल है कि समझ में आना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि रह गई होगी, जहां तक मेरे को अपने दिमाग पर भरोसा है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम और करते हैं बच्चों। अब आपको लगा होगा, थोड़ी फीलिंग आई होगी कि आखिर एग्जैक्टली ये है क्या और इसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक साथ के साथ इनऑर्गेनिक में हम कैसे कर सकते हैं। ऑर्गेनिक और साथ के साथ इनऑर्गेनिक में हम कैसे कर सकते हैं, क्या हिसाब किताब बना सकते हैं, इसको करने का बच्चों। यहां चलिएगा, ये HMnO4 है, एक एसिड है HMnO4 और एक एसिड है H2MnO4। ये H2MnO4 है और ये HMnO4 है, दो एसिड हैं। अब देखो ये बहुत अच्छा है, HMnO4 ये बनाता है H+ और MnO4 माइनस, ये बच्चों H2MnO4 ये बनाता है, हम ले लेते हैं इसे क्या, H+ और HMnO4 ऐसा है। क्योंकि देखो इसका अगर फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो इसका भी फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट लेना पड़ेगा, दोनों को ही लेना पड़ेगा, एक इसका तो एक इसका लेना पड़ेगा, इन दोनों की। यानी कि अगर हम इसे Ka1 कहते हैं, Ka1 फर्स्ट डिसोसिएशन कहते हैं, तो अब आपको इस केस में इसका भी Ka1 ही लेना पड़ेगा। यानी कि अब इसका Ka1 है, फर्स्ट डिसोसिएशन है, सेकंड को हम नहीं लेते हैं, ले उसे भी सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं वो भी बताऊंगा, आज ही बता दूंगा, परेशान मत होइए, लेकिन पहले इससे सीखो। देखो बच्चों इसको देखो, ये आपके पास एनायन है, यानी कि आप इसे ही कह सकते हैं यही कंजुगेट बेस है, ये एनायन है, इसे ही कह सकते हैं कि यही कंजुगेट बेस है। ये आपके पास एनायन है और इसे ही कह सकते हैं कि यही पर आपका कंजुगेट बेस है। ये सिस्टम बना सकते हैं आप। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, अगर ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। ये मैं आपको काफी अच्छी तरीके से समझा चुका हूं, करा चुका हूं, इससे मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। कल की क्लास बहुत अच्छी थी जो मेरा ख्याल था, अब वो आपकी मर्जी की आपको कैसे पसंद आती है। तो बच्चों इस केस में जब आप लेते हो
तो अब इसकी स्टेबिलिटी को कैसे चेक करोगे? MnO माइनस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, इसको आप बनाते हो Mn डबल बॉन्ड O, यहां माइनस, यहां डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड O। आगे लेकर के चलते हो तो ये आता है Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, डबल बॉन्ड O। आगे लेकर के चलते हो तो Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O माइनस, ऐसा बनता है। अब यहां पर एक चार्ज बड़े आराम से 1 2 3 4 चार जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, बहुत आराम से एक चार्ज 4 जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 4 पोजीशंस पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। चार्ज एक है और वो 4 पोजीशंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बड़े आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, बहुत यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 4 जगहों पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जहां पर कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें चलिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा? H O Mn, यहां पर हम ले लेते हैं O माइनस, यहां डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड O ले लेते हैं। आप देखिए ये चार्ज यहां पर तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बहुत आराम से, लेकिन यहां पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। देखो जरा जादू देखा करो, कॉन्सेप्ट्स के जादू को फील करने की कोशिश, बस। वो चाहे कोई भी, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, इसी चीज को जब चलेंगे तो आप इक्विलिब्रियम में भी इस परेशानियों को फील करते हैं। और जब तक किसी चीज की इन डेप्थ थ्योरी क्लियर नहीं होती बच्चे को, तब तक सैचुरेशन लेवल उसका डाउन रहता है, और सैचुरेशन लेवल डाउन होने पर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, फिर वो अटेम्प्टिंग जो है क्वेश्चंस की नहीं हो पाती है। तो यहां पर चलो बच्चों, ये Mn है, डबल बॉन्ड O है, यहां पर O माइनस है, यहां पर डबल बॉन्ड O है, यहां पर ये OH है, फिर इसे लेकर के चलेंगे, ये Mn है और यहां पर डबल बॉन्ड O है, यहां पर आसपास OH है और यहां पर बच्चों O माइनस है और यहां पर डबल बॉन्ड O है। आगे आप बढ़ नहीं सकते, आगे आप इसे लेकर के जा नहीं सकते। तो ऐसे केस में आप इसे कहेंगे कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। ये अगर हम बात करें तो ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल आएगी, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसकी बात करेंगे तो ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल हो जाएगा। ये आपके पास कंपैरेटिवली लेस स्टेबल हो जाएगा, और इस केस में जो लेस स्टेबल होगा उसके कंजुगेट एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका हमारे पास रिजल्ट क्या है, आंसर क्या है कि HMnO4 की एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है H2MnO4 से। ये एसिड स्ट्रेंथ का सही आंसर आ गया। बच्चों आज मैं एक बैच पढ़ा रहा था, हरियाणा का बैच पढ़ा रहा था, तो पी ब्लॉक पढ़ा रहा था, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। मैंने उनसे, और उन्हें अभी 10 दिन पहले मैंने पीरियोडिक टेबल भी पढ़ा दी है। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे कभी मेरे से तो आपको पता चल जाएगा मेरी हैसियत का उसमें किस तरह से है, सब कुछ तो मुझे याद है। पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट सब कुछ टिप्स पर है, मेरी टिप्स पर है। तो मैंने उनसे कहा बच्चों को कि भाई आपको तो मैंने पढ़ा दिया, आप मेरे नोट से पढ़ लेना। तो एक स्टूडेंट का आंसर आया, सर आपने तो पढ़ाया नहीं। ही इज टाइप्ड
that teacher will teach in particular chapter. In this chapter he must to teach, he have to teach. तो मैंने उससे कहा यार 10 दिन पहले मैंने पढ़ाया है, कॉपी खोल, आज शाम को टेस्ट है और कल मैं आपको उसका रिजल्ट भी बताऊंगा। और मैंने उनसे कहा अगर 80% से कम मार्क्स आ गए तो मैं छोड़ दूंगा आपको। तो बच्चों इस तरीके से करके चलो, हर चीज को क्लियर करो एक साथ एक तरीके से, तब आपको मजा आएगा। अब एक बहुत यूनिक सी चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, इन्हीं अपनी कॉन्सेप्ट्स के बेस पर, जो मैं आपको कल पढ़ाया था मैंने कॉन्सेप्ट्स, उन्हीं के बेस पर चलिए मैं क्लियर करता हूं। ध्यान दीजिए, एक दो क्वेश्चंस इस पर और करा देता हूं फिर चलता हूं। एक दो क्वेश्चन, या चलो यार डायरेक्ट चलते हैं क्योंकि उसमें फिर आप लोग परेशान हो गए एक दो क्वेश्चन के चक्कर में। तो चलते हैं आगे H2SO4 पर। आप जानते हैं इस एसिड को बहुत अच्छी तरह से, इसमें है Ka2 is less than Ka1। अब ये Ka2 और Ka1 है क्या? H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस। इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसे फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। ये आपका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है और इस केस में इसे ही Ka1 कहा जाता है। आगे अगर डिसोसिएट होता है, मैं थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन करूंगा, तो ये HSO4 माइनस और ये बना देता है H प्लस और SO4 माइनस 2। प्लीज कंसंट्रेट होकर के समझना, ये थोड़ा सा आपके लिए अलग चीज पड़ेगी, लेकिन प्लीज कंसंट्रेट हो जाना इस चीज के लिए। ये सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ये आपका Ka2 होगा। दोस्तों अगर यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगा देते हैं, जो कि कल मैंने सिखाया था, तो इस केस में ये HSO4 माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन H2SO4 की कंसंट्रेशन, यहां पर H प्लस आएगा, यहां पर SO4 माइनस 2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HSO4 माइनस की कंसंट्रेशन, और यहां पर H प्लस आएगा। जरा दोस्तों समझने की कोशिश करो। पहली बात ये और ये, पहली बात इन्हें कंपेयर करो तो SO4 माइनस 2 is less stable than HSO4 minus 1, greater charge density, lesser charge density। तो एक तो इनकी स्टेबिलिटी का ये आ गया, ये स्टेबिलिटी हो गई, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इसका आ गया, ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। यानी कि जो कंजुगेट बेस बने हैं, कंजुगेट बेस या फिर जिसे आप एनायंस कहते हैं, उनकी स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में आ गई। इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो तो -2 का है और यहां पर जो चार्ज है ये -1 का है। तो अब ठीक है, यहां पर ग्रेटर चार्ज डेंसिटी है और ग्रेटर चार्ज डेंसिटी है, ऑब्वियस सी बात है लेस स्टेबल हो गया, और यहां पर लेसर चार्ज डेंसिटी है। अगर चार्ज डेंसिटी इस पर कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा स्टेबल हो गया। दूसरी बात, आप इसको और इसको भी चेक करो, इन दोनों को भी चेक करो।
इस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस है, चार्ज नहीं है, और इस पर कोई चार्ज नहीं है किसी भी सूरत में, और इस पर तो चार्ज है। ये HSO4 माइनस चार्ज है, ये आपके पास एक स्टेबिलिटी आ जाती है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि ये चार्ज्ड है और ये आपका फिलहाल न्यूट्रल है। और मेरे बच्चों, मैंने आपको कहा था, कल अच्छी तरीके से समझाया था, एक्सप्लेन किया था, शायद बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, समझाया था मैंने आपको कि अगर नीचे वाला जो एसिड है इसकी स्टेबिलिटी अगर बाई चांस इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, फिर तो ये कम हो जाता है। अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है फिर तो ये कम हो जाता है। तो अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, फटाफट क्वेश्चन आता है कि सर इसके बेस पर करें या इसके बेस पर करें। बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है, इसे एक्सप्लेनेशन नहीं है, और अगर है तो बच्चे के दिमाग में एक बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन आता है कि आखिर क्या 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 क्या। ये बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन आता है बच्चे के दिमाग में कि एक इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। आप देखो ना, इसमें और इसे कंपेयर करो, इसकी स्टेबिलिटी कम है, अगर इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई तो ये वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल करें तो ऐसे केस में इसकी स्टेबिलिटी कम है तो अब ये वैल्यू ज्यादा हो जानी चाहिए। तो एक तकलीफ आती है, बच्चे को दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। बच्चों, बहुत क्लियर कट लैंग्वेज में चलो आप, बहुत सीधी सच्ची चीज में चलो आप, कि आपको मोस्ट ऑफ केसेस में, अधिकतर केसेस में आपको कंजुगेट बेस को देख करके चलना है। कंजुगेट बेस की बहुत सारे केसेस में, अधिकतर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में कंजुगेट बेस को देख करके चलना है। कंजुगेट बेस क्या कहता है उसके भरोसे रहना ज्यादा अच्छा है। तो देखो क्यों, रीजन क्या है कंजुगेट बेस क्यों? देखो कुछ ना कुछ आयनाइजेशन तो होगा ही होगा, और अगर कंजुगेट बेस स्टेबलाइज्ड हो जाता है तो रिवर्स रिएक्शन नहीं देगा। अगर ये स्टेबलाइज्ड हो जाता है तो रिवर्स साइड में रिएक्शन नहीं जाएगी या कम जाएगी। अगर ये स्टेबलाइज्ड हो जाता है तो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जाएगी या कम जाएगी। तो इसका इन्फ्लुएंस, इसका इफेक्ट, इसकी स्टेबिलिटी का इफेक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इफेक्टिव है, इसको देखना। तो बच्चों इसी के भरोसे चलो, और क्या कहोगे आप, अगर इसी के भरोसे चलोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो उस केस में Ka1 की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी Ka2 से। अब आगे चलिए, इसी तरीके से हम कुछ और एसिड्स भी ले सकते हैं, और उन एसिड्स के लिए कह सकते हैं जैसे H3PO4। H3PO4 के लिए आपको Ka1, Ka2 और Ka3 की बात कर रही है कि इनका ऑर्डर क्या होगा। तो आप Ka1 लो इसका, H3PO4 का, तो ये आपको बताएगा H+ और H2PO4 -1। ये H2PO4 -1
ये आपको बताएगा H+ और HPO4 -2। फिर HPO4 ये आपके पास -2, ये बता देगा PO4 -3 और बता देगा H+। तो बच्चों ये और ये इनको कंपेयर करो, वनस्पत इधर जाने के आप इसे कंपेयर करो। तो PO4 -3 की स्टेबिलिटी बहुत कम है, इसके बाद HPO4 -2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है और H2PO4 माइनस की स्टेबिलिटी और भी ज्यादा है। तो इसीलिए आपके पास Ka1 की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी, Ka2 की वैल्यू उससे कम आ जाएगी, Ka3 की वैल्यू तो बहुत ही कम होती है। ये आंसर आ जाता है आपका। चलिए अगले सेशन में पहुंचते हैं क्योंकि खत्म होने वाला है।